दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक, आरएसएस से लेकर गुजरात लॉबी तक, और इन सब से आगे बढ़कर जेएनजी और विपक्ष की तरफ से जो चुनौतियां आ रही है, उन सब के बीच एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, राज्यपालों, ज्यादातर राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता या पूर्व नेता ही हैं, और केंद्रीय कैबिनेट में शामिल लोगों की, संगठन के लोगों के साथ जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, और उन चर्चाओं से जो निकलकर सामने आ रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बदलाव होने वाला है। बदलाव एक जगह नहीं होने वाला है। बदलाव सिर्फ दिल्ली के लेवल पर नहीं होने वाला है। बदलाव राज्यों के स्तर पर भी साथ साथ होने की गुंजाइश बन रही है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच की जो तारीख है, उस दरमियान कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है, कुछ बदलाव उसके पहले भी देखने को मिल सकते हैं। संगठन के अंदर नितिन नवीन ने बड़ा बदलाव किया। अमित शाह के कई करीबियों को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह नई पीढ़ी के लोगों के नाम पर नए लोगों को जगह दी गई। अब चूंकि नितिन नवीन खुद 1980 में जन्मे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद नितिन नवीन जन्मे हुए बताए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन की टीम तो नई हो गई। सवाल ये उठता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 45 साल का और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता 75 साल का। इस तरह की जो परिस्थितियां बीजेपी के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें टीम टीम नितिन नवीन 40 से 50 के बीच के लोगों की है, और प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें बना रखा है, वो 75 से 80 के बीच के हैं। तो उस स्थिति में जिस तरह का जनरेशनल गैप दिख रहा है, जिस तरह से जेएनजी के मुद्दों को लेकर परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है, जिस तरह से नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व दरकता जा रहा है, उसमें कैबिनेट के अंदर जो बड़े 4 विभाग हैं, उनमें से कम 3 के बदले जाने की चर्चाएं चल रही है। बदले जाने की चर्चा उन्हें ही नहीं दिख रही जिनके बारे में राष्ट्रपति भवन उनको अगले साल भेजे जाने की चर्चा थी, लेकिन बाकी तीनों को बदले जाने की चर्चा चल रही है। अब इन तीनों को बदले जाने की चर्चा के बीच देश के खजांची का काम संभाल रही, वित्त मंत्रालय संभाल रही निर्मला सीतारमन की जगह किसी नए व्यक्ति को लाए जाने की बात चल रही है। और जिन नए व्यक्ति को लाए जाने की बात चल रही है, वो पीयूष गोयल नहीं होंगे। ये बात अब करीब करीब तय हो चुकी है, क्योंकि देश के खजांची से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का खजांची बनाया जाना उन्हें, पार्टी को ज्यादा उचित लगा है। ऐसी स्थिति में देश का वित्त मंत्री किसे बनाया जाए, उस सवाल को लेकर जब बीजेपी के अंदर के सूत्रों को टटोला गया, तब कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट से भी, बीजेपी के इकोसिस्टम से बाहर का भी व्यक्ति, कॉरपोरेट का व्यक्ति भी वित्त मंत्री बनाकर लाया जा सकता है। कॉरपोरेट का व्यक्ति, याद रखिए, गोदी सेठ के साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं लाया जाएगा, वरना इसके बाद जेएनजी को संभालना और मुश्किल होगा। जिस सेठ के यहां से लाया जाएगा, उस सेठ के बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बतौर वित्त मंत्री या बतौर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर एक बड़े कॉरपोरेट घराने से संबंध रखने वाले एक पुराने और अनुभवी आर्थिक विशेषज्ञ को वित्त मंत्री बनाकर लाया जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय ही नहीं, चर्चा गृह मंत्रालय को लेकर भी है, क्योंकि गृह मंत्री की टीम को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमजोर कर दिया गया, उसके बाद क्या गृह मंत्री की कुर्सी बची रह जाएगी, ये सवाल है। और इस सवालों के दायरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आ रहे हैं। लेकिन मामला वहीं तक नहीं है, नया शिक्षा मंत्री भी बनाया जाना है, धर्मेंद्र प्रधान का भी रीएडजस्टमेंट होना है, और इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सवाल भी है। लेकिन क्या इतने सारे मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों के बदल देने से भारतीय जनता पार्टी जेएनजी का दिल जीत पाएगी? आज कई मुख्यमंत्रियों को एक साथ पीएम के रटे रटाए हुए पुराने बयान को दोहराते हुए देखा गया। पुराना बयान कब का? जब नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जाहिर की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान आया था। उस बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में 4 ही जातियां हैं, युवा, किसान, महिला और मजदूर।
अब जब वो बयान मैंने सुना तो मुझे लगा कि 4 जातियां जब भारत में है, युवा है, किसान है, महिला है, मजदूर है, तो फिर जो सत्ता के गोदी सेठ है इन चारों में से किस में आते हैं, कौन सी जाति में आते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की परिभाषा के मुताबिक अगर वो इन चारों में से नहीं आते हैं तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ये सवाल उस दौर में और मौजूद हो जाता है जिस दौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा या बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दोनों आज प्रधानमंत्री के इस जुमले को दोहराते हुए नजर आए कि भारत में 4 ही जाति है, युवा, महिला, किसान और मजदूर। जब ये बात कहते हुए दोनों नजर आए तब तो स्वाभाविक है कि जयपुर से लेकर पटना तक संयोग नहीं हो सकता कि एक साथ एक ही भाषा निकली हो। बिना किसी ऊपर के दिशा निर्देश के ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऊपर से जब ऐसा दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि युवा, किसान, महिला और मजदूर, जब ये 4 जातियां ही देश में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किस जाति में आते हैं, यह सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें से किस जाति में आते हैं? यहां निर्मला सीतारमण तो महिला में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या युवा में आते हैं, क्या किसान में आते हैं या मजदूर में आते हैं? इस सवाल का जवाब आज की तारीख में यदि आप ढूंढने की कोशिश करें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि जिस ढंग से बीजेपी के अंदर की गतिविधियां चल रही है उसमें न सिर्फ कैबिनेट के स्तर पर बदलाव होना है, उसमें न सिर्फ कई मुख्यमंत्रियों की कुर्सी बदले जाने की चर्चा है, उसमें प्रधानमंत्री पद पर भी यदि बदलाव हो जाए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भजन लाल शर्मा की भाषा निकली या विजय सिन्हा की भाषा निकली, उसके बाद 80 बरस 75 से 80 के बीच में जिस व्यक्ति की उम्र है वो देश के प्रधानमंत्री पद पर है और वो किसी भी स्वयं द्वारा घोषित या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस बात को कहा जा रहा है उनमें से किसी कैटेगरी में जब वो नहीं आते तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद से नए व्यक्ति को देखे जाने की रवायत अब शुरू की जा चुकी है? सवाल दोस्तों प्रधानमंत्री पद का नहीं है, क्योंकि सत्ता एक थिंक टैंक से चलती है, सत्ता एक विमर्श से चलती है, सत्ता एक सिस्टम से चलती है और सिस्टम लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं के साथ चलता है। तो जिस तरह का इकोसिस्टम और जिस तरह का की मान्यताएं और मर्यादाएं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी और मोदी शाह की सरकार के दौर में 2014 से 26 के बीच में बनाई गई और इन मर्यादाओं के दायरे में दिमागी नक्सल भी आने लगे, कॉकरोच भी आने लगे, इस दायरे में खान मार्केट गैंग भी आने लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी आने लगा, लव जिहाद की बातें भी होने लगी। महाराष्ट्र के अंदर किस व्यक्ति का कौन सा धर्म होगा, खासकर अंतर धार्मिक विवाहों के मामले में इसको लेकर नया कानून भी आ गया। तब सवाल यही सबसे पहले पैदा होता है कि युवा, महिला, मजदूर और किसान की जाति के बीच से तो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही नहीं, कई सारे मुख्यमंत्री भी उस कैटेगरी में दिखते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही राहुल गांधी को युवा नहीं मानते, व्यंग से उन्हें 56 साल का व्यक्ति कहते हैं। अब 56 इंच के सीने का दावा करने वाली पार्टी के भीतर से यदि 56 साल के व्यक्ति को युवा मानने में दिक्कत हो तो उस परिस्थिति में क्या देवेंद्र फडणवीस को युवा माना जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ को युवा माना जाएगा? क्या मोहन यादव को युवा माना जाएगा? और क्या सम्राट चौधरी को युवा माना जाएगा? या इन्हीं की तरह के कुछ दूसरे मुख्यमंत्री को भी युवा, नौजवान की श्रेणी में रखा जाएगा? इस सवाल का जवाब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से भजन लाल शर्मा और विजय सिन्हा राजस्थान और बिहार से देते हुए नजर आ रहे हैं। और जब यह सवाल सामने आ रहा है तो अंदर की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, मोदी कैबिनेट की, और उस मीटिंग के बाद, कैबिनेट बैठक के बाद, एक बेहद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 20 मिनट तक अलग से मुलाकात की, 20 से 25 मिनट तक। उस मुलाकात में और उस मुलाकात के बाद जो चर्चाएं बाहर आ रही है वो एक साथ कई सवालों को जन्म दे रही है। उन चर्चाओं के बीच में उन मंत्री महोदय को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने का संकेत देने की बातें भी आ रही है, या उन मंत्री महोदय को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन जब अतिरिक्त जिम्मेदारी या नई जिम्मेदारी की बात सामने आती है, उन सब के बीच
नरेंद्र के बाद देवेंद्र या मोदी कमजोर पड़ेंगे तो योगी संभालेंगे और मोदी शाह की जोड़ी के बीच दिल्ली का पैलेट गन और जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन सामने आता है, तो न सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार बल्कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव भी बिखरता हुआ जिस ढंग से नजर आ रहा है, उसकी एक वानगी पर नजर डालनी जरूरी हो जाती है। वो वानगी क्या है? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर थे, उस दौर में वो कहते थे कि नोट बंद कर दिया, सब लाइन में लग जाओ, लोग लाइन में लग जाते थे। उस दौर में कह दिया ताली बजाओ थाली बजाओ, लोग थाली बजाने चले जाते थे। उस दौर में कह दिया बिना दीपावली के बालकनी में दिए जलाओ, नहीं हो तो टॉर्च ही जलाओ, मोबाइल की लाइट ही जलाओ, लोग जलाने चले जाते थे। लेकिन आज के दौर में जो बदलाव आया है वो उनकी लोकप्रियता के लिटमस टेस्ट को महसूस करने के लिए काफी है। बदलाव यह है कि प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग करते हैं, लाल किले की प्राचीर से करते हैं, पगड़ी बांध कर करते हैं और उनकी पगड़ी की भीष्म प्रतिज्ञा को इस देश का नौजवान पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ दिमागी नक्सल की बात करते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया में दिमागी नक्सल पार्टी नाम से एक ग्रुप खड़ा हो जाता है और लाखों की संख्या में घंटा भर के भीतर उसके फॉलोअर हो जाते हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस ने कहीं कॉकरोच शब्द का जिक्र किया, हालांकि बाद में उस पर उन्होंने सफाई भी दी कि उन्हें मिसकोट किया गया। बावजूद इसके सोशल मीडिया में अभिजीत दीप के नाम का बोस्टन में बैठा हुआ नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी करता है और उसे भारत के अंदर से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर मिलता हुआ नजर आता है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुए इस आंदोलन का असर देखिए कि प्रधानमंत्री खुद फ्रेंड्स कहते हुए नजर आते हैं। इंस्टाग्राम की हाय गाइज वाली भाषा में फ्रेंड्स कहते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिसे उन्होंने फ्रेंड्स कहा, उन फ्रेंड्स के भीतर ही किसी को दिमागी नक्सल तो नहीं माना है? आखिर वो दिमागी नक्सल है कौन? उसका जवाब देने की स्थिति में मौजूदा दौर में सत्ता के अंदर से कोई दिखाई नहीं दे रहा। और जब कोई दिखाई नहीं दे रहा तब बदलाव की प्रक्रिया कैबिनेट और मुख्यमंत्रियों से आगे बढ़कर सर्वोच्च पद तक जाती हुई दिखाई दे। और सर्वोच्च पद पर जाने के दौर में एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर देश में 4 जातियां होने का जिक्र करें और उन 4 जातियों के भीतर उन 4 जातियों की जो परिभाषा है, उन 4 जातियों के नामों के शब्दों के उनके भावार्थों की जो परिभाषा है, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर कई सारे मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का फिट नहीं होना, ये साफ दर्शाता है कि जो बात मोदी ने 4 साल पहले कही थी, अब उसी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ शुरू करने का वक्त बीजेपी के अंदर से तो नहीं आ गया। इशारा नागपुर का है, इशारा बीजेपी के अंदर जेएनजी के दबाव में जो लोग दबे हुए थे, उन्हें जेएनजी से जो हौसला मिला है उसकी वजह से है, या इशारा कहीं और से है? जेन अल्फा की स्थितियां और जब गंभीर हो चली है, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ 20-25 मिनट की अलग से मुलाकात, वो भी कैबिनेट की बैठक के बाद यदि सामने आए, तो कई सारे सवालों को जन्म दे देता है। देखते जाइए इन सवालों के दायरे में बदलाव की प्रक्रिया कहां तक और किस मंजिल तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।